हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक हिंदी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। इससे पहले मैं आपको इसका एक पार्ट और करा चुका हूं और हिंदी व्याकरण में जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे 200, उनके भी 9 पार्ट में वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो उन सभी वीडियोज़ को भी देख लेना। चलिए बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से अभिहित किया जाता है। पहला ऑप्शन है जीवनी काल, दूसरा ऑप्शन पद्य काल, तीसरा ऑप्शन संस्मरण काल और चौथा ऑप्शन है गद्य काल। तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जो कि हमारा नाम है गद्य काल। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को हम गद्य काल भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में पूछा गया है। बात कर लेते हैं दूसरे प्रश्न की। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम क्या होगा। पहला ऑप्शन है निराला जी, दूसरा ऑप्शन अज्ञे जी, तीसरा ऑप्शन पंत जी, चौथा ऑप्शन जयशंकर प्रसाद जी। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर अज्ञे जी। अज्ञे जी जो थे वो प्रयोगवाद के प्रवर्तक के नाम पर जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। जायसी किस धारा के कवि हैं। पहला ऑप्शन है ज्ञानमार्गी काव्यधारा, दूसरा ऑप्शन प्रेमाख्यान काव्यधारा, तीसरा ऑप्शन नाथपंथी काव्यधारा, चौथा ऑप्शन रासक काव्यधारा। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी धारा के कवि हैं। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें, बहुत बार ये प्रश्न पेपर में आया हुआ है। 3-4 स्टार बना लीजिए। अगर साहित्य से क्वेश्चन आता है तो ये प्रश्न आपको पेपर में देखने को जरूर मिलता है। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रेमाख्यान काव्यधारा के कवि हैं हमारे मलिक मोहम्मद जायसी जी। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि उनको जायसी की उपाधि क्यों दी गई, क्योंकि वो जायसी नामक एक स्थान पर रहते थे। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक बार फिर से बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। पहला ऑप्शन विद्यापति को, दूसरा ऑप्शन अमीर खुसरो को, तीसरा ऑप्शन चंदबर दाई को और चौथा ऑप्शन है हेमचंद्र को। तो मैथिल कोकिल कहते हैं विद्यापति को। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको तो आपको रट लेना है वन लाइनर के तौर पर भी कि मैथिल कोकिल विद्यापति को कहते हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। ये भी प्रश्न आपके हाई स्कूल इंटर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और कंपटीशन एग्जाम में भी भर भर के पूछा जाता है। पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा ऑप्शन महादेवी वर्मा, चौथा ऑप्शन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। कथा सम्राट किसे कहा जाता है। एक बार फिर से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। पहला ऑप्शन प्रेमचंद जी, दूसरा ऑप्शन जैनेन्द्र कुमार, तीसरा ऑप्शन अज्ञे जी, चौथा ऑप्शन फणीश्वर नाथ रेणु जी को। तो कथा सम्राट कहते हैं मुंशी प्रेमचंद जी को। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद जी कथा सम्राट कहलाते हैं। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है। तो बहुत सारे कवियों ने बाल चित्रण किया है, लेकिन उन सब में सबसे श्रेष्ठ कौन है, हमसे ये पूछा गया है इस प्रश्न के माध्यम से। पहला ऑप्शन रसखान, दूसरा ऑप्शन मीराबाई, तीसरा ऑप्शन सूरदास, चौथा ऑप्शन कबीरदास। तो जो सबसे श्रेष्ठ कवि हैं वो हैं हमारे सूरदास जी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बाल चित्रण में सबसे श्रेष्ठ हैं सूरदास जी। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। रसमय सिद्ध किसका उपनाम है। पहला ऑप्शन हजारी प्रसाद जी, दूसरा ऑप्शन महादेवी वर्मा, तीसरा ऑप्शन देवकी नंदन खत्री, चौथा ऑप्शन जयशंकर प्रसाद। तो रसमय सिद्ध ये उपनाम है हमारा जयशंकर प्रसाद जी का। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जी हमारे छायावाद युग के जनक भी कहलाते हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। मधुर स्वप्न
के रचनाकार हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह भी। पहला ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, दूसरा ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा ऑप्शन सोहन लाला द्विवेदी और चौथा ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन। तो मधुर स्वप्न इसके रचनाकार हैं हमारे ऑप्शन नंबर डी, राहुल सांकृत्यायन। और इनकी एक रचना और ज़्यादा पूछी जाती है जिसका नाम है बोलगा से गंगा। तो बोलगा से गंगा भी आपको ध्यान रखनी है, पेपर में पूछी जाती है। रचना है बोलगा से गंगा, ये हमारी इनकी एक रचना है जो बहुत ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है, बोलगा से गंगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तुलसी और सूर्य की रचनाओं के आधार पर रस कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन है 11, दूसरा ऑप्शन है 19, तीसरा ऑप्शन है 10, चौथा ऑप्शन है 12। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन दोनों की रचनाओं के आधार पर रस के जो प्रकार हैं वो हो जाएंगे 11। और रसों के जो हमारे जनक कहलाते हैं वो भरत मुनि कहलाते हैं, उन्होंने 8 रस बताए हैं। तो आपको इस बात को भी ध्यान रखना है। तुलसीदास जी और सूरदास जी की रचनाओं के आधार पर 11 प्रकार होते हैं, किंतु भरत मुनि जी ने जिन रसों को नाम दिया है वो हमारे 8 रस हैं। और जो कि हमारा 9वां रस है वो शांत रस है, जिसको भरत मुनि ने नहीं माना। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। फिर बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की, जो कि है कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, बहुत बार पेपर में पूछी जाती है। पहला ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा ऑप्शन है निराला जी, तीसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद जी, चौथा ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तो कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, ये है हमारी रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियां। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी। फिर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। पहला ऑप्शन पूर्वी हिंदी, दूसरा ऑप्शन पश्चिमी हिंदी, तीसरा ऑप्शन है पहाड़ी हिंदी और चौथा ऑप्शन है राजस्थानी हिंदी। तो जो हिंदी की बोलियां हैं उनके वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी जो आती है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, पूर्वी हिंदी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। छत्तीसगढ़ी है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा होगा? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन है पाली प्राकृत अपभ्रंश फिर हिंदी, दूसरा ऑप्शन है प्राकृत अपभ्रंश हिंदी फिर पाली, तीसरा ऑप्शन है अपभ्रंश पाली प्राकृत और हिंदी और चौथा ऑप्शन है हिंदी पाली अपभ्रंश और प्राकृत। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले पाली थी, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और उसके बाद हिंदी। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, पाली प्राकृत अपभ्रंश और हिंदी। ये हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है, ये क्रम आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? पहला ऑप्शन है मागधी, दूसरा ऑप्शन अर्धमागधी, तीसरा ऑप्शन सौरसेनी, चौथा ऑप्शन ब्राह्मण। तो हिंदी भाषा की जो विकास हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है। अब उसमें भी आपसे पूछा गया है कि कौन से अपभ्रंश से हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है, इसका सही उत्तर होगा सौरसेनी अपभ्रंश। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी खड़ी बोली विकास हुआ है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या क्या है? पहला ऑप्शन 14, दूसरा ऑप्शन 15, तीसरा ऑप्शन 18, चौथा ऑप्शन 22। तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें जितनी भाषा शामिल हैं उनकी संख्या है 22। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हिंदी की आदि जननी है। पहला ऑप्शन संस्कृत, दूसरा ऑप्शन पाली, तीसरा ऑप्शन प्राकृत, चौथा ऑप्शन अपभ्रंश। तो हिंदी की जो आदि जननी है वो है संस्कृत। संस्कृत से ही हिंदी का निर्माण हुआ है और बहुत सारी भाषाओं की जो आदि जननी है वो हमारी संस्कृत भाषा ही है। संस्कृत को हम देववाणी भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बहुरूपीय परिवार की नहीं है? पहला ऑप्शन मराठी,
दूसरा ऑप्शन गुजराती, तीसरा ऑप्शन मलयालम, चौथा ऑप्शन हिंदी। तो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा है जो बहुरूपीय परिवार की नहीं है? तो बहुरूपीय परिवार के अंतर्गत मराठी आती है, गुजराती आती है, हिंदी आती है, किंतु ये मलयालम नहीं आती। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मलयालम जो है वो बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कबीर को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत पेपर में पूछा गया है, टीचिंग एग्जाम्स में बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। पहला ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, दूसरा ऑप्शन महादेवी वर्मा, तीसरा ऑप्शन देवकी नंदन खत्री, चौथा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। तो कबीर जी को भाषा का डिक्टेटर कहा जयशंकर प्रसाद ने। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसमें आपको लास्ट में ध्यान रखना है, प्रसाद देकर जयशंकर प्रसाद की तरफ नहीं जाना है। मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि भाषा का डिक्टेटर किसे कहा जाता है? तो भाषा का डिक्टेटर कहा जाता है कबीरदास जी को। और इन्हें ये उपाधि किसने दी या भाषा का डिक्टेटर किसने कहा? तो कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। इनमें से कौन ज्ञानपीठ से सम्मानित रचनाकार नहीं है? पहला ऑप्शन रघुवीर चौधरी, दूसरा ऑप्शन मृदुला गर्ग, तीसरा ऑप्शन राजेंद्र शाह, चौथा ऑप्शन पन्नालाल पटेल। तो पन्नालाल पटेल को भी मिला था, राजेंद्र शाह को भी मिला था ज्ञानपीठ, और रघुवीर चौधरी जी को भी मिला था, किंतु ये मृदुला गर्ग जी हैं, इन्हें सम्मानित नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मृदुला गर्ग जी जो हैं वो ज्ञानपीठ से सम्मानित नहीं हैं। बात कर लेते हैं आज की वीडियो के अंतिम प्रश्न यानी कि 20वें प्रश्न की, जो कि है प्रभावती किसकी रचना है? पहला ऑप्शन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, दूसरा ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त, तीसरा ऑप्शन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, चौथा ऑप्शन जयशंकर प्रसाद। तो प्रभावती जो रचना है वो है हमारी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये थे आज की हमारी वीडियो के 20 प्रश्न। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई ये वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर देना। वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए बहुत ही जल्द हम फिर से उपस्थित होंगे आप सभी को एक और नई महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास लेकर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।